नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 70th बीपीएससी के लिए जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स होंगे लास्ट 1.5 ईयर्स के, वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। साथ के साथ जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स होगा, जिसमें आपका बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार स्पेशल का जो भी स्टैटिक पोर्शन है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ है उससे भी मैं कवर करवाने वाला हूँ। एंड लास्टली जो डायनेमिक पोर्शन है इकोनॉमी के, जिसमें आपका बजट आ जाता है और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हो जाते हैं, उसको भी मैं कवर करवाने वाला हूँ। अब ये इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है 69th बीपीएससी में, आपने देखा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप स्पीडी और जो आपके अदर वन लाइनर मैगजीन है उस पर रिलाय नहीं कर सकते हो। इसलिए टू असिस्ट यू, मैंने विजन आईएएस के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसको पूछा जा सकता है इस 70th बीपीएससी में, उसको कंपाइल किया है टॉपिक वाइज। तो इसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कि क्वेश्चंस अगर आने होंगे तो यहीं से आएंगे। और 69th बीपीएससी में आप एक बार कंपैरिजन कर लो, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली आपको पीटी 365 से मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 69th बीपीएससी का पेपर है और सिर्फ मैं अभी जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उस पर चर्चा करूंगा। जैसे इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, अगर आप पीटी 365 खोल कर देखोगे तो डायरेक्ट ये पल्सर्स का कंसेप्ट दिया गया है। तो यहाँ से आपके फ्री के मार्क्स थे अगर आप पीटी 365 पढ़ते तो। ये आपको एडिटोरिया या फिर स्पीडी के करंट अफेयर्स में नहीं देखने को मिलते हैं, आप मैच भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम अन्य स्पेस के टॉपिक्स को देखें तो यहाँ पर आप एक और टॉपिक देख सकते हो जो पूछा गया 69th बीपीएससी में। यहाँ पर जो आपका टॉपिक है ये आप देखो, स्पेस मिशन। अगर आपने पीटी 365 पढ़ा होगा सुपरफिशियली भी, तब भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता था। तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि आपका जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स है जिसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है आने की, उसको मैं कवर करवा दूँ। अब आप पूछोगे सर आप ये कैसे गारंटी के साथ कह रहे हो? तो ऑलरेडी मैंने बीपीएससी का मेंस भी लिखा है और लगभग लगभग 3 सालों से मुझे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो जो भी करंट अफेयर्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे उदाहरण अगर बोले तो अगर आप लगातार कुछ समय से तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका अनुभव आपको हो जाता है और आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस टाइप से आने वाला है, ये आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है उस प्रकार से आपको भी ढलना होगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये नेसेसरी हो जाता है कि एग्जामिनर के माइंड को हम पकड़े। तो यहाँ पर एग्जामिनर किस प्रकार से पैटर्न चेंज कर रहा है, क्या बदलाव कर रहा है, तो आपको भी उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले जो आप रास्ता अपनाते थे वो रास्ता अब लागू नहीं होगा, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अब दिक्कत ये होती है स्टूडेंट्स की कि रिवीजन करने में या फिर कंटेंट या सोर्स क्या हो, उसमें बड़ा मुश्किल आ रहा है, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उसी का समाधान के लिए हमने आपको ये पीटी 365 कवर करवाने का एक प्रॉमिस भी किया था। आप पहले के लेक्चर को देख सकते हो, उसमें मैंने जो जो अपनी तरफ से वादे किए थे उसको मैं पूरा कर दूंगा, और वो भी समय से पहले, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम एक ही है कि बस आपको अपने पर विश्वास करके चलना है, और जो भी मैं कंटेंट हाईलाइट करके दे रहा हूँ आप उसे रीडिंग करना है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना है ताकि याद हो जाए, और बस एग्जामिनेशन में जाना है, सॉल्व करना है कूल माइंड से। देखो क्वेश्चन से लड़ेंगे ही और फिर
आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें, यस आई विल बी क्वालिफाइंग द 70th बीपीएससी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्पेस टेक्नोलॉजी के जो भी करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 ईयर्स में आए हैं उसको कवर करेंगे। और जब स्पेस टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा तो हमने आपके लिए ये सारे टॉपिक्स को मर्ज किया है, तो आप टॉपिक वाइज भी रिवाइज कर सकते हो। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका स्पेस का टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा आज। उसके बाद बायोटेक का टॉपिक हो सकता है, कोई और टॉपिक हो सकता है, तो इस हिसाब से आप फिर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि काफ़ी शॉर्ट वीडियो में बस जो एग्जामिनेशन रिलेवेंट डाटा है बस उसी को पढ़ाया जाए। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। आप आराम से बस सुनिए शांतिपूर्वक, चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी और बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे ताकि आपका रिकॉलिंग पावर भी बढ़े, आप माइंड से ही रिकॉल करना सीख जाएं, यहीं पर कंटेंट आपका याद हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है आपका चंद्रयान 3। इट वाज इन न्यूज़ वेरी मच। तो सबसे पहली बात कि जो चंद्रयान 3 है इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है GSLV Mark 3। इसे याद रखना है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। अब श्रीहरिकोटा कहाँ है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि कौन से स्टेट में श्रीहरिकोटा है। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है? वही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, मून की स्टडी करना, मून के सॉइल की स्टडी करना, साथ के साथ सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ये थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं। माइंड को थोड़ा सा आपको ब्रॉडर रखना है अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे आदित्य L1 के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो अगर उसका ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऐसे मिशन के। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो है आपका कि बहुत सारी डिफरेंट स्पेस एजेंसी ने लूनर मिशन लॉन्च किया है, तो उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड रहना चाहिए ताकि आप मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। इससे पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में। ठीक है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी गैदर किए गए थे। उसके बाद चंद्रयान 2 आपको पता ही होगा। हालांकि इसमें क्या हुआ था, ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल लॉन्च हो गया था, लेकिन जो आपका लैंडर और रोवर है वो लॉन्च नहीं हो सका था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका था, इसीलिए हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको रटना है। साउथ कोरिया ने भी रिसेंट में मून के लिए मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है दनौरी मिशन। आपको बस नाम याद रखना है कौन से कंट्री ने लॉन्च किया। जापान का हकुटो-R मिशन, रशिया का लूना 25 काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, यूएसए का आर्टेमिस 2 मिशन। इस पर बीपीएससी ने तो क्वेश्चन भी पूछा है, तो अगर आपने पढ़ा होता तो आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, आपका 1 मार्क्स ऑलरेडी आ जाता। उसके बाद इसराइल का है बेयरशिप 2 मिशन। तो बस आपको नाम याद रखना है, किस लिए ये मिशन है ये ध्यान रखना है, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक, चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और इस सॉफ्ट लैंडिंग में आपका एक रोवर और एक लैंडर, लैंडर के अंदर आपका रोवर था। रोवर क्या है? एक प्रकार से 6 पहियों का वाहन था जो मून के सरफेस पर चला था। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम वैलिडिटी थी, लाइफ वैलिडिटी थी इस रोवर की, लेकिन जो भी डाटा उसको गैदर करना था, इन्फॉर्मेशन भेजना था, वो भेज दिया गया। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखनी है कि चंद्रयान 2 के दौरान जब सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास किया गया था लेकिन वो हो नहीं पाया था, तो जो लैंडर जहाँ पर क्रैश किया गया था जिस जगह पर, उस जगह का नाम दिया गया आपका तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो तिरंगा पॉइंट एक लाइन में याद रखना है कि जहाँ पर आपका चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो क्रैश हुआ था। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात है शिव शक्ति पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग किया। सॉफ्ट लैंडिंग किया आपका चंद्रयान 3 मिशन के दौरान। ठीक है,
तो सॉफ्ट लैंडिंग का जगह का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, और जहां पर आपका क्रैश हुआ था चंद्रयान 2 लैंडर, उस जगह का नाम है तिरंगा पॉइंट। तो होप आप इस पॉइंट को याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगस्त 23 को डिक्लेयर किया गया नेशनल स्पेस डे। तो क्यों, चूंकि बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अगस्त। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बना जिसने सॉफ्ट लैंडिंग किया मून के साउथ पोल में। जैसे हमारा अर्थ का पोल होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी प्रकार से मून का भी है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो साउथ पोल के पास जाकर सॉफ्ट लैंडिंग किया हमारे चंद्रयान 3 ने, और ऐसा करने वाला भारत चौथा कंट्री है टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। ध्यान रखना है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला साउथ पोल पर पहला मिशन है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ डाटा आपको ध्यान में रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो, इतने सारे डाटा है, वो सब आपके कोई भी काम की नहीं है। जो मैंने हाईलाइट किया है बस उसी को पढ़ के जाना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, काम हो जाएगा। ट्रस्ट करना है आपको, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, आज से ही ये माइंडसेट बनाना आप शुरू कर दो। और साइंस एंड टेक के लिए एंड बिहार स्पेशल के लिए मैं तो हूँ ही, तो आपको मदद करने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कंटेंट के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, कुछ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग भी एक प्रकार से स्पेस रिलेटेड फेनोमेना है। और टाइडल लॉकिंग में होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। टाइडल लॉक मतलब कुछ सिस्टम जो है आपका एक प्रकार से ऐसा कॉन्फ़िगर्ड है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। तो सिंपल सेंस में अगर कहे तो जैसे आप समझो, आप बहुत बार बचपन में पढ़ते होगे या अभी भी पढ़ते हो कि जो मून है उसका हमें सिर्फ एक ही फेस दिखता है, ठीक है। एक ही फेस दिखता है, फार साइड का जो फेस है वो नहीं दिखता है, वो छुपा रह जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो मून है, जितने समय में वो मून अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उतने ही समय में मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। सिंपल शब्दों में कहे तो अगर लगभग 28 दिन मून को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में लग रहा है, उतना ही समय लगभग मून को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में लग रहा है। इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और मून जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिर्फ एक ही फेस हम दिख पाता है, फार साइड जो मून का है वो नहीं दिख पाता है। तो आप जो भी छत पर जाके चंद्रमा को देखते हो, हमेशा आप एक ही फेस देखते हो, ठीक है। इसका फार या पीछे वाला फेस आप कभी नहीं देख पाते हो, कारण मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता हो गई। अब दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चाइना ने हाल में ही चैंग-ए 4 लैंडर लॉन्च किया था, और ये एकमात्र मिशन है जिसने फार साइड पर लैंड किया है। तो याद रखना है, फार साइड पर लैंड करने वाला एकमात्र मिशन चाइना का चंगे 4। तो एक बात तो ये याद रखनी है, और सिंपल सा आपको याद रखना है कि चंगे-ए 4 मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट्स लाइक मून मिशन ऑफ चाइना, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन में याद रखना है। तो आप देखो हमने 4 पेज कितनी आसानी से कवर कर लिया। अब उसके बाद चलते हैं आदित्य L1 मिशन। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, ये इंडिया का मिशन है, तो वैसे में आपको इसके थोड़े बहुत डिटेल में पढ़ना लाजमी हो जाता है, ठीक है। जैसे नासा का या फिर अदर कोई स्पेस एजेंसी है, उसका हम सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, क्या है। लेकिन जब बात आती है इंडिया के स्पेस मिशन की, और ख़ासकर बीपीएससी तो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेस मिशन को लेकर, तो ऐसे में आपको शांति से, स्थिरता से थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो
आदित्य L1 क्या है, सबसे पहला सवाल यही आ सकता है। तो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन है, यानी कि ये सोलर या सन को ऑब्जर्व करेगा स्पेस में रहकर। ठीक है, अर्थ से ऑब्जर्व नहीं करेगा, स्पेस में रहकर ये सन को ऑब्जर्व करेगा, और ये भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है। किससे लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C57। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना, क्योंकि आजकल बीपीएससी को भी खुजली मची है फुल फॉर्म पूछने की। वैसे तो पहले भी पूछा करते थे, लेकिन अब भी पूछा करते हैं। तो PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे 69th बीपीएससी में आपका चैट जीपीटी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया सिंपल, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हमने बहुत यूज किया है चैट जीपीटी, लेकिन जब बात आती है फुल फॉर्म की, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सन की स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शंस ये क्या है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। सोलर फ्लेयर्स क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। स्पेस वेदर क्या होता है? जैसे आपका अर्थ का वेदर होता है, उसी प्रकार से स्पेस वेदर होता है, जो अफेक्टेड होता है सन के एनर्जी पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं सन के द्वारा, उससे। ठीक है, तो ये स्पेस वेदर हो गया। इन सब के बारे में पता लगाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव्स पर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो दिमाग खोल कर रखना है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ऐसा हो, तो ऐसे में आप थोड़ा सा ओपन माइंड करके ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस टिक कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ सकती है, वो है लैग्रेंज पॉइंट पर। क्योंकि ये जो आदित्य L1 मिशन है, उसको कहाँ पर रखा गया है? उसको रखा गया है आपका L1 पॉइंट पर। तो L1 जो है आपका लैग्रेंज पॉइंट होता है। तो टोटल आपके 5 लैग्रेंज पॉइंट है स्पेस में, अगर हम सन और अर्थ के बीच की बात करें। और ये लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो जो ये ऑब्जेक्ट है ना ही अर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा, ना ही सन की तरफ खींचा चला जाएगा, ये अपने पॉइंट पर एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब ग्रेविटी जो है, सन का लग रहा होगा, मून का लग रहा होगा, अर्थ का जो भी है, वो प्रभावित नहीं करता है इस ऑब्जेक्ट को, जो कि एल पॉइंट पर रखा गया है, लैग्रेंज पॉइंट पर रखा गया है। तो सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तो अगर लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आए, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, इट्स ए पोजिशन इन द स्पेस, जहाँ पर हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इट कैन बी द सैटेलाइट, इट कैन बी एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा इन द सिंपल सेंस। जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, चाहे वो सन का हो चाहे वो अर्थ का हो, वो दोनों बैलेंस में हो जाता है। जैसे यहाँ पर लेट से हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है, तो जितना इधर ये पुल होगा उतना इधर ही पुल होगा, तो ये अपना ऑब्जेक्ट यहीं पर स्थिर रह जाएगा। सिंपल सा मतलब यही है। तो होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। बाकी है आपका कुछ इंपॉर्टेंट मिशन, सोलर मिशन। जैसे आपका मून मिशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से कुछ सोलर मिशंस जो डिफरेंट स्पेस एजेंसी लॉन्च करी हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो हो गया आपका पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो कि नासा का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है, उसके बाद सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम कहते हैं सोहो मिशन। ठीक है, SOHO। और ये आपको ध्यान रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। किसके लिए? सन की स्टडी के लिए। उसी प्रकार से कुआफू 1 सोलर प्रोब, जो कि चाइना का लॉन्च किया गया मिशन है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम स्टैटिक पार्ट के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका अर्थ है, वो कितने लेयर में बांटा गया है? अगर हम एटमॉस्फेरिक लेयर की बात करें, तो कितने लेयर में आपका ये अर्थ बांटा गया है? तो आप हमें जवाब दें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका अर्थ है और टोटल एज ऑब्जेक्ट है, उसका कितना लेयर है अगर हम सरफेस से कोर तक जाए तो आप थोड़ा सा इसको सोचो, और क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ आप जवाब हमें दे सकते हो। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? और जब
सारा कॉन्टिनेंट एक साथ था तो उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें। इससे आपका रिवीजन और रिकॉलिंग दोनों मजबूत होगा, जो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी मदद करेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लेयर ऑफ द सन। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ का भी अपना लेयर होता है, तो सन का भी लेयर है। उसको भी आप कोर में, क्रस्ट, मेंटल में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नेम में डिफरेंस हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा उस एंगल से समझना होगा। तो सबसे पहले आप समझो फोटोस्फेयर। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, तो सन है, तो ये जो आपका डीपेस्ट लेयर है सन का, जिसको आप अपने नेक्ड आई से देख पाते हो। जब आप छत पर जाओगे और सन को देखोगे तो जो आपको दिख रहा है वो आपको फोटोस्फेयर ही दिख रहा है। एंड ये डीपेस्ट लेयर है क्योंकि इसके ऊपर भी लेयर है जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे डीपेस्ट लेयर जिसको आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्टली, वो है आपका फोटोस्फेयर। दूसरा है आपका आपका कोरोना। ठीक है, वो कोरोना नहीं, कोविड वाला कोरोना नहीं, कोरोना। तो कोरोना है आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। जैसे हमारा अर्थ का भी आउटर मोस्ट लेयर होता है, आप हमें बताओ कि वो आउटर मोस्ट लेयर अर्थ का कौन है। उसी प्रकार से सन का भी आउटर मोस्ट लेयर होता है। और यहाँ पर आप फोटो में आराम से देख सकते हो, जैसे ये आप देख रहे हो, है ना, कोरोना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन हो गया। और जो फोटोस्फेयर है ये आपका हो गया डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन। और इसके बीच का जो लेयर है, मतलब द लेयर बिटवीन द कोरोना एंड द फोटोस्फेयर, वो है आपका क्रोमोस्फेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कितने मतलब एल्टीट्यूड पर ये लेयर बनते हैं, वो सब कुछ भी नहीं। बस आपको दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। फोटोस्फेयर डीपेस्ट लेयर है और कोरोना आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में रहती है। लेकिन अनलाइक द फोटोस्फेयर, जो कोरोना है उसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आपको इसे देखना है तो जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण, तब आप इसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसे नहीं देख सकते। तो किसे आप देखेंगे? तो आप फोटोस्फेयर को देखेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और एक चौंकाने वाली बात ये होती है कि जो टेम्परेचर है ना कोरोना में, काफ़ी ज़्यादा है। इवन आप देखोगे तो जो फोटोस्फेयर है उससे भी टेम्परेचर आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट को पजल करने वाली चीज़ें हैं कि आखिर आउटर लेयर में इतना टेम्परेचर क्यों, डीपेस्ट लेयर में इतना टेम्परेचर कम क्यों। तो ये बात है, लेकिन आपको इसके डिटेल बैकग्राउंड में नहीं जाना है। अब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कोरोनल होल्स पर, या सन स्पॉट पर, या फिर सोलर फ्लेयर पर, या फिर कोरोनल मास इजेक्शन पर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा आसानी से समझते हैं। देखो, जब कोरोनल होल्स की बात करें या सन स्पॉट्स की बात करें तो मोर और लेस जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी जो है वो सेम है। तो कोरोनल होल्स या सन स्पॉट्स, दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली डार्क एरिया होते हैं या डार्क रीजन होते हैं सोलर कोरोना में। सोलर कोरोना का मैंने बात किया, ये आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है। तो जो डार्क एरिया विच इज प्रेजेंट इन द सोलर कोरोना, वो है आपका कोरोनल होल्स। बस इतना याद रखना है। और ये डार्क क्यों अपेयर होते हैं, काले काले क्यों दिखते हैं? बिकॉज यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, दे आर कूलर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम सन स्पॉट की बात करें तो ये भी डार्क रीजन होते हैं। और डिफरेंस ये है कि सन का जो लोअर लेयर है, सन के एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर है यानी कि फोटोस्फेयर, यहाँ पर आपको ये सन स्पॉट मिलता है। तो क्या डिफरेंस हो गया? सन स्पॉट्स ये भी डार्क रीजन है, फोटोस्फेयर में मिलता है। लेकिन जो कोरोनल होल से नाम से ही पता चल रहा है, ये कोरोना में जो डार्क रीजन मौजूद हैं वहाँ मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सोलर फ्लेयर की, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको समझना ज़रूरी है। जैसे सन है, सन को हम क्या कहते हैं? आग का गोला। अगर हम बेटर कहें तो आग का गोला कहने के बजाय हम कह सकते हैं कि दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, मतलब
यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से रिएक्ट करते रहते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी एंड चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इतना रिएक्शन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो आपके मटेरियल से वो निकलेंगे ही। तो जो चार्ज पार्टिकल से जब ये निकलना शुरू करते हैं सन से, तो ये पूरे स्पेस में ट्रेवल करते हैं। और स्पेस में ट्रेवल करने का मतलब ये हुआ कि इनका जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट्स जो भी हैं, वहाँ तक ये पहुँचते हैं। तो अर्थ के पास भी ये पहुँचते हैं, मार्स के पास भी पहुँचते हैं, इवन जुपिटर के पास भी पहुँच जाते हैं। तो होता ये है कि चूंकि ये चार्ज पार्टिकल्स है, तो जब ये अर्थ के पास पहुँचता है तो अर्थ का अपना लेयर है आयोनोस्फेयर। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स टकराते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमारे जो सैटेलाइट्स है, ठीक है, वो कोलैप्स हो सकता है, वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जो पावर ग्रिड है, जहाँ से पावर सप्लाई होता है, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ठीक है, जीपीएस नेविगेशन काम करना बंद कर सकता है। आपका जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार है, वो काम करना बंद कर सकता है, गलत दिशा देने लग सकता है। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा-सा कंसर्न होता है जब भी सोलर फ्लेयर्स होते हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस कि ये हमारे स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज जैसे सैटेलाइट, रेडियो कम्युनिकेशन, डी2एच, इन सब को अफेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो डिपेंडेंट है, चाहे वो आपका ऑब्जर्वेटरी हो, चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल्स हो, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिंता रहता है। तो होप आपने सोलर फ्लेयर्स के बारे में जान लिया होगा, सन के लेयर के बारे में जान लिया होगा। बस एक दो बार रिवीजन करना है। इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको सोलर फ्लेयर्स पढ़ना और इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको पढ़ना। ठीक है, और यहीं से आपका एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो आपको कहीं ना कहीं याद आना चाहिए, वो है आपका बेसिकली ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियोलिस। जो आप चमचमाते लाइट्स देखते हो नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, आप हमें बताओ किसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और किसे हम ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया। अब देखो, सोलर विंड या फिर सोलर फ्लेयर्स या फिर कोरोनल मास इजेक्शन, अगर आपका ये तीनों क्वेश्चन आए, ध्यान रखना है आपको, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सोलर विंड या फिर आपका कोरोनल मास इजेक्शन या फिर आपका सोलर फ्लेयर, अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये समझकर चलना है कि बात सोलर फ्लेयर्स की ही हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट लगभग आपका सेम होगा जो हमने सोलर फ्लेयर्स के इम्पैक्ट पर देखा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और एक मिशन के तौर पर याद रखना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, क्योंकि आदित्य एल1 काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, गगनयान मिशन। तो जब हम गगनयान मिशन की बात करते हैं तो आप समझो कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको स्पेस में भेजना। वैसे तो सबसे पहला इंडियन स्पेस में गया था, उसका आप नाम बताओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नेम है। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप नाम बताओ। ठीक है, अब क्या है कि भारत के पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं था जिसके माध्यम से वो अपने स्पेसक्राफ्ट को बनाकर और फिर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जा सके। लेकिन अब इसरो ने वो तकनीक हासिल कर ली, इस पर वर्क भी चल रहा है। मोस्टली आने वाले कुछ सालों में, हो सकता है 2025 में, गगनयान मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हमारे वो स्पेस में 3 दिन के लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट किए गए हैं, जैसे अबॉर्ट मिशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अबॉर्ट मिशन क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू द गगनयान मिशन, जिसके तहत लेट्स से कि स्पेस क्राफ्ट उड़ान भर रही है और बीच में हो सकता है स्पेस क्राफ्ट में कुछ डैमेज आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, तो आराम से ये जो एस्ट्रोनॉट है वो सेफली एग्जिट कर सके अपनी इस स्पेसक्राफ्ट से, उसको एबॉर्ट मिशन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स में जाए मिशन गगनयान की, तो 3 मेंबर
जाएंगे स्पेस क्राफ्ट में बैठकर 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे एल्टीट्यूड में। जैसे ये है आपका 400 किलोमीटर तक जाया जाएगा और 3 दिन तक वो स्पेस में अपना समय बिताएंगे। ठीक है, तो ये है आपका मिशन गगनयान। और एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में भेजने वाला। जैसे आपका यूएस ने ऑलरेडी कर चुका है, ये रशिया ने और चाइना ने, अब अगला नंबर इंडिया का हो सकता है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले जो इसरो है वो एक रोबोट को भेजा गया है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो रोबोट को पहले भेजा जाएगा क्योंकि सब कुछ देखा जाएगा कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए पहले रोबोट को भेजा जाएगा। और उस रोबोट का नाम है व्योमित्र, और इस नाम को अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नैविक। अब नैविक क्या है? जैसे आपने जीपीएस का नाम सुना होगा, जीपीएस का फुल फॉर्म आप बता सकते हो? उसका फुल फॉर्म आप बताओ हमें। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका है? तो ये यूएसए का है। ठीक है, तो अभी हम लोग यूएस के जीपीएस पर निर्भर थे। जो भी आपका मैपिंग या फिर ड्राइविंग सब में यूज होता है वो यूएस का है, मतलब यूएस के जीपीएस पर हम निर्भर है। लेकिन भारत ने अब अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है जिसका नाम है नैविक, और हम चाहते हैं कि आप इस फुल फॉर्म को याद कर लें। नैविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन ये ध्यान रखना है। और इसके तहत किसने डेवलप किया है? इसरो ने डेवलप किया है। और ये जो नैविक है इट विल बी लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, जहाँ पर 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे और 4 सैटेलाइट आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, इन दोनों के बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रही हैं चीज़ें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो आपको बस शांति से पढ़ना है और उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रही है क्लैरिटी के साथ, कंसेप्ट के साथ। क्योंकि और भी आप वीडियो देख सकते हो दूसरे यूट्यूब चैनल के, वहाँ पर सिर्फ आपको बस लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेप्थ में लेकर जा रहा हूँ ताकि ब्रोडर पर्सपेक्टिव समझ सको, तो अनवांटेड क्वेश्चंस भी आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। हमें तो वहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करना है कि भाई जहाँ भी हो इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस जहाँ से भी बन सके वो बना के आना है, तो स्कोर आपका ऑलरेडी ऊपर आएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, आपका सिलेक्शन होना है। और आप फिर से लिखो कमेंट सेक्शन में, यस आई विल बी क्लियरिंग दिस ईयर्स बीपीएससी। ठीक है, एप्लीकेशन ध्यान रखना है कि जैसे जीपीएस का एप्लीकेशन है उसी प्रकार से जो नेविक का है वो डिफरेंट फील्ड में एप्लीकेशन होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और आपका मैपिंग के फील्ड में हो सकता है, एरियल नेविगेशन के फील्ड में हो सकता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं। बाकी एक्यूरेसी अगर बोली जाए नेविक की तो वो 10 मीटर तक की एक्यूरेसी दे सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, गगन। गगन का फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसको हम सिंपल शब्दों में कहे तो गगन को विकसित किया गया है ताकि जो एयरक्राफ्ट है, जो एरोप्लेन सब है, जब वो लैंडिंग करते हैं इंडिया में तो एक एक्यूरेसी के साथ लैंडिंग करे, पूरा डाटा के साथ, ताकि एक प्रकार से अटैक या फिर आपका जो टकराव है वो सब की स्थिति ना बने। एक प्रकार से आपका एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में एक्यूरेसी के साथ मदद करने के लिए आपका गगन लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकते हैं या फिर एक लाइन में आ सकते हैं। तो हमने यूएस का जीपीएस सिस्टम पढ़ा, उसी प्रकार से आपका जो रसिया का है तो रसिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम है ग्लोनास, जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है फुल फॉर्म, बस ग्लोनास याद रखना है, ये रशिया का नेविगेशन सिस्टम है। उसी प्रकार से यूरोप का जो नेविगेशन सिस्टम है वो गैलीलियो है, और चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है वो बैदू है। इंडिया का क्या है अभी हमने बताया आपको, जल्दी से रिकॉल करके आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें। उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशनल वेव्स।
ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा डीप लेवल का नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन जितना आसान तरीके से हम बताने का कोशिश करेंगे, उतनी आसानी से आप समझ पाओगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो आपने सुना होगा या फिर समझा होगा, जैसे एक वाटर है, ठीक है? मतलब वाटर का बकेट ले लो, उसमें जब आप कंकड़ डालते हो, फेंकते हो, तो क्या होता है, एक रिपल जनरेट होता है, वेव्स जनरेट होता है, ठीक है? तो वेव्स जो जनरेट होता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, तो उसी तर्ज पर जो हमारा स्पेस टाइम है, ठीक है? और स्पेस टाइम में क्या रखा हुआ है, प्लैनेट्स रखे हुए हैं, सोलर सिस्टम रखे हुए हैं, स्टार्स रखे हुए हैं। तो लेट्स से एक बहुत बड़ा स्टार है, सन एक स्टार है, सन है, ठीक है? तो सन का बहुत ज़्यादा वेट है, मास है। तो इसकी वजन के कारण ये जो आपका सरफेस है ना, वो बेंड हो जाता है डाउन की तरफ। एक प्रकार से आप ऐसा समझे कि आपका एक गद्देदार बिस्तर है और वहाँ पर आपने भारी भरकम गोल ऑब्जेक्ट, हैवी मास का ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो आसपास का जो रीजन है वो आपका डाउन हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके आसपास अगर कोई प्लेनेट या ऑब्जेक्ट हम रख दे, तो वो गोल गोल घूमता रहेगा उस ऑब्जेक्ट के पास, और हो सकता है वो हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट से टकरा भी जाए। लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज में ऐसा देखना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी एक चीज़ है, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सन का अपना ग्रेविटी है और जो भी प्लैनेट्स उसका अपना ग्रेविटी है। तो सन का भले ही मास काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो बिकॉज ऑफ दिस हैवियर मास जो प्लैनेट्स हैं वो सन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये अ, टकराते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट्स है उसका भी अपना एक ग्रेविटी है जो उसको टकराने से रोक रहा है। आपने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबके नाम सुने, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो बस मैंने आपको बता दिया। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है कि जब आपका दो मैसिव ऑब्जेक्ट टकराता है, इट्स कैन बी ब्लैक होल, इट कैन बी स्टार, जब दो स्टार टकरा रहे हैं, ब्लैक होल टकरा रहे हैं, तो एक ह्यूज एनर्जी जनरेट होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो दीज ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम। रिपल्स मतलब एक प्रकार से आप समझो कि वेव आप कह सकते हो, बेंडिंग कह सकते हो इन द स्पेस टाइम, ठीक है? और इस तरीके से ये होता है, तो चाहे कॉलिजन हो स्टार का, चाहे ब्लैक होल का मर्जर हो, कॉलिजन हो, जो भी है, तो वहाँ से आपका ये ग्रेविटेशनल वेव्स निकलता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। सबसे पहले बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि इस प्रकार के ग्रेविटेशनल वेव्स हो सकते हैं। तो 1916 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है? और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए आप समझो कि ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए डिफरेंट स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसमें नासा एक लीडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। तो आखिरकार 2015 में एक ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ लिगो डिटेक्टर। तो ये जो लिगो है ना, लिगो प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए क्वेश्चन। फुल फॉर्म क्या है लिगो का? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। तो लिगो से हम करते क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। तो लिगो प्रोजेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का ऑब्जर्वेटरी है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, दीज आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम। और क्यों होता है ग्रेविटेशनल वेव्स, उसके बेसिक बता दिए। और अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आप बस ग्रेविटेशनल वेव्स और यूट्यूब पर सर्च करें, या फिर मैंने यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है? और ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी एक प्रकार से एक इफेक्ट आप कह सकते हो इन द स्पेस, जहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट इमिट होके आ रही थी, लेकिन कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब बड़ा सा ऑब्जेक्ट होने के कारण क्या है कि लाइट भी ग्रेविटी से इफेक्ट हो जाती है। तो लाइट जो है वो आपका आ रहा था यहाँ से, और ये लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है? तो बेंड हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सोर्स को ट्रेस करेंगे,
तो हमें लाइट यहाँ दिख मतलब हमें सोर्स में ये लगेगा कि भाई ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है दूसरे लोकेशन पर है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्यों होती है? इट्स ऑल बिकॉज़ जो ह्यूज मास, जो ब्लैक होल कह सकते हो या फिर कोई बॉडी कह सकते हो, स्टार्स कह सकते हो, उसकी ग्रेविटी के कारण लाइट जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है, जिस कारण एक्चुअल लोकेशन उस सोर्स का पता नहीं लग पाता है। तो इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका सिमिलर कंसेप्ट है एक प्रकार से रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में क्या होता है आपका कि भाई लाइट आ रही है, लेकिन ये क्या होती है कि ये बेंड हो जाती है, तो आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है। तो इसी प्रकार से जो स्पेस में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पल्सर के बारे में बीपीएससी ने पूछा है, तो आप देखो यहाँ पर पल्सर दिया गया है। ऐसा नहीं कि इसी बार के मैगजीन में दिया गया है, तो ऑलरेडी ये पहले के मैगजीन में भी पल्सर्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दीज आर डिस्टेंट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? तो न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली जब इसकी एनर्जी, मतलब वैसे स्टार जिसकी एनर्जी खत्म हो गई होती है और बस ग्रेविटी ही रह जाती है उसके अंदर, तो उसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और जब ये न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली रोटेट कर रही होती हैं तो फिर एक प्रकार से उसको हम पल्सर का नाम देते हैं। तो सिंपल सा मतलब हुआ पल्सर का, डिस्टेंट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। और जब ये आपका इतने स्पीड में रोटेट करता है तो उसके साथ रेडिएशन निकलता है। ठीक है, जो भी है, ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। मैंने आपको लीगो के बारे में बताया क्या है, रिकॉल करो। ग्रेविटेशनल वेव्स को अंडरस्टैंड करने का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है और उसके लिए भारत महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में लीगो प्रोजेक्ट को स्थापित करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, हमें उस दिमाग में नहीं जाना है। और उसी से रिलेटेड आपको 2-3 कंसेप्ट याद रखना है कि चाहे आपका लिसा प्रोजेक्ट आए, चाहे आपका ई लिसा प्रोजेक्ट आए, चाहे आपका लिसा पाथफाइंडर आए, यहाँ पर आप देखो लिसा पाथफाइंडर या फिर लिसा, ठीक है, या फिर ई लिसा, ये सब ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। और लिसा का भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने का ये सब प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स बहुत एक प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लैक होल्स का, जो कि एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट इससे इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है ब्लैक होल के ऊपर, हालांकि आपको ही पता होगा ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल आप ऐसा मानो कि भाई अंधकार है या गुफा है स्पेस में, जहाँ पर क्या है कि कोई भी चीज़ें उसके कांटेक्ट में आती है तो उसको खींच लेता है। और इवन ग्रेविटी इस ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा होती है कि अगर लाइट भी यहाँ से गुजरे, इसके प्रभाव में गुजरे, तो लाइट को भी ये अपनी तरफ बेंड कर लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए तो हमें ब्लैक होल्स का चेहरा तक नहीं दिख पाता, कैसा है क्या है कुछ भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि ये पूरा अंधकार है। बस उसके प्रभाव में आने के कारण ये जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे स्टार्स आ जाए उसके प्रभाव में, चाहे प्लैनेट्स आ जाए, चाहे दूसरा ब्लैक होल्स भी आ जाए, तो उस सब को खींच लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ब्लैक होल वही हो गया, मैंने आपको बता दिया। और एक आता है कंसेप्ट क्वेसार्स का। जैसे आपका पल्सर पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेसार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप समझो कि जैसे आपका गैलेक्सी है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, उसी प्रकार से बिलियंस ऑफ गैलेक्सी आर देयर इन द यूनिवर्स। तो उसके सेंटर में ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल क्या काम करता है कि अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उसके प्रभाव आएगा उसको खींचने लगेगा। तो जब वो खींचता है तो एक प्रकार से लाइट या रेज कह लो, ठीक है, वो इमिट होता है, फ्लेम्स इमिट होता है और काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है। और
ये आप समझो कि जो ऑर्बिट है ना, मतलब जो प्लेन्स है, जो स्पेस प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आप इस प्रकार से आप इमेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेसिकली क्वेसार्स आर ब्राइट एंड ल्यूमिनस फ्लेम दैट इमिट्स फ्रॉम द ब्लैक होल, ठीक है। और कैसे होता है इमिट, मैंने आपको बताया कि आसपास के जो भी डस्ट हैं या फिर प्लैनेट्स है, उनके मटेरियल्स को ये खींचना शुरू करता है। तो जब ये खिंचाव होता है तो एक प्रकार से इतनी स्पीड में खिंचाव होता है कि चार्ज पार्टिकल्स इमिट होते हैं, लाइट इमिट होता है। तो एक प्रकार से फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वासार्स के बारे में, सिंपल शब्द में आपको ध्यान रखना है क्या है क्वासार्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम डायलेशन का, तो टाइम डायलेशन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि बीपीएससी इस पर पूछे, लेकिन चलो हम एक बता देते हैं कि जब हम बात करते हैं टाइम डायलेशन का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करवा दिया जाए, ठीक है, तो आपकी जो उम्र है एज कंपेयर टू योर एज ऑन द अर्थ, जो आपका अर्थ पर उम्र रहेगा और जो आपका दूसरे लोकेशन पर उम्र रहेगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ लाइट, उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। क्यों होता है टाइम डायलेशन? बिकॉज ग्रेविटी टाइम को भी बेंड कर लेती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, तो स्पेस क्या है आपका, ग्रेविटी मतलब स्पेस टाइम ग्रेविटी से भी बेंड हो जाती है, तो उसी प्रकार से टाइम डायलेशन आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लेट से कि अगर अर्थ है, उस पर आपका डिफरेंट ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, जहाँ पर आपका ग्रेविटी डिफरेंट है, जैसे पोल्स पर है तो पोल्स पर थोड़ा सा ग्रेविटी का अंतर हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप इक्वेटर पर जाओगे तो फिर ग्रेविटी का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस तब भी आपका डायलेशन आ जाता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग है टाइम डायलेशन का, समय फैलाव। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर हम टाइम डायलेशन को मेजर करें तो आप देख सकते हो जुपिटर पर अगर आप 30 साल रह जाते हो तो आपका जो एक्चुअल एज है वो कितना हो जाएगा, जो आपका नॉर्मल एज है उसमें आप 18.4 सेकेंड घटा लो, तो आपका एज थोड़ा सा आप थोड़ा यंगर हो जाओगे, ठीक है। जबकि मून पर अगर आप चले जाते हो 30 साल स्पेंड करते हो, तो मून पर आपका एज प्लस 629 मिली सेकेंड से बढ़ जाएगा, ठीक है। हालांकि फर्क थोड़ा सा कम लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन ये टाइम डायलेशन होता है। और इसके बारे में आइंस्टीन ने सबसे पहली बात की थी कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। क्यों होता है? तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट होने के कारण एट डिफरेंट लोकेशन उसी कारण हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एक स्पीड ऑफ लाइट से एक रेस्ट पर है, तब भी आपका टाइम डायलेशन हो सकता है। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर जितनी ज़्यादा ग्रेविटी स्ट्रांगर होगी उतना स्पेस टाइम कर्व होता है, जैसे ब्लैक होल का एग्जांपल हमने आपको दिया, और उतना स्लो टाइम में प्रोसीड होता है, यानी कि उतना यंगर आप नज़र आओगे। जैसे मैंने आपको बता दिया मून पर क्या है कि एज बढ़ जाता है, जुपिटर पर ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए एज कम हो जाता है। तो ब्लैक होल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्लैक होल्स आर इनविजिबल, ठीक है, क्योंकि नाम ही है ब्लैक होल। जैसे आप एक रूम है उस पर आप लाइट बंद कर दो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, हालांकि ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाती, और हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखती है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब वो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ब्लैक होल का कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसी पैटर्न पर बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो जैसे आपका ब्लैक होल है स्पेस में, ब्लैक होल का अपना एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसी प्रकार से ब्लैक होल का एक अपना प्रभाव वाला रीजन होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस रेंज में आ गया तो फिर वो खींचा चला जाएगा ब्लैक होल में, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रह सकता है अगर उसके प्रभाव में आया, उस रेंज में या उस रेडियस में आया, तो फिर वो ऑब्जेक्ट लौट के नहीं आ सकता। तो ये जो रेडियस है उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं, ठीक है। तो द रेडियस अराउंड ए सिंगुलैरिटी वेयर मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट escape, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो सिंपल सा आपको ये समझना है, ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने। उसी प्रकार से डार्क मैटर मैप की बात करें तो स्पेस को आप जब देखते हो तो क्या नज़र आता है? एक तो विजिबल ऑब्जेक्ट नज़र आता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट, ये सब नज़र आते होंगे। हो सकता है डस्ट नज़र ना आता हो, लेकिन स्टार्स और प्लैनेट्स तो नज़र आते हैं, कभी कभी एस्टेरॉइड्स भी नज़र आ जाते होंगे। तो ये सब है आपका विजिबल मैटर। लेकिन क्या स्पेस में सिर्फ विजिबल मैटर ही है? नहीं, स्पेस में आपका डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो जो आपका डार्क मैटर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विजिबल मैटर, और उससे भी ज़्यादा है आपका डार्क एनर्जी। बस दिक्कत ये है कि चाहे डार्क मैटर हो या डार्क एनर्जी, इसको ऑब्जर्व कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डार्क है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए तो मुश्किल है, इसलिए तो हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता लगाना मुश्किल पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक्स याद रखना है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन इसके डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, तो डार्क मैटर मैंने बताया अनलाइक नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर इंटरेक्ट ही नहीं करता। जहाँ इंटरेक्शन होगा ही नहीं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से, तो उसको ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, और आप देखो लगभग 27% ऑफ द यूनिवर्स कंपोज ऑफ डार्क मैटर। उसी प्रकार से अगर हम डार्क एनर्जी की बात करें, अब डार्क एनर्जी डार्क मैटर, आपने ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला समझा होगा। तो भाई मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो डार्क एनर्जी जो है आपका 68% ऑफ द यूनिवर्स को कंपोज करता है। और जब नॉर्मल मैटर की बात करें, जो आप देख रहे हो, इतने सारे स्टार्स, इतने सारे आपके गैलेक्सी, these all comprise of normal matter and it compose of 5% of the universe, जिसमें आपका अर्थ, सन, ये सब आ जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के बाद चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको माइनर डिटेल्स पता होने चाहिए इस टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये स्पेस टेलीस्कोप है, यानी कि ये स्पेस में मौजूद है और ये स्पेस के फेनोमेना को ऑब्जर्व करता है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप लाया गया है टू रिप्लेस द हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या इसे इसरो ने बनाया, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने? तो नहीं, इसको बनाने के पीछे दो तीन स्पेस एजेंसी का मिक्सचर है। एक तो आपका नासा है, जिसको हम कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, और दूसरा है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और तीसरा है आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो तीन स्पेस एजेंसी ने मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस टेलीस्कोप के माध्यम से एक ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। उस ब्लैक होल का नाम है आपका सैगिटरस सी। अब ये नेम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल आपको पूछ लिया जाएगा कि सैगिटरस सी क्या है। तो जी, दीज आर सुपर मैसिव ब्लैक होल विच इज प्रेजेंट इन आवर गैलेक्टिक सेंटर। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। और अगर हबल कांस्टेंट पर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कांस्टेंट के माध्यम से यूनिवर्स के एक्सपेंशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा कि आइंस्टाइन ने ये भी बात कही थी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। आइंस्टाइन ने ये भी बात कही थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने ये भी बात कही थी कि देयर इज ए फेनोमेना कॉल्ड टाइम डायलेशन। तो क्या पता बीपीएससी आपको कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले कि आइंस्टाइन ने किन किन बातों पर जोड़ दिया था। तो दो तीन बातें हमने आपको बताया। हबल कांस्टेंट क्या है, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। अब ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ नॉट लाइक कि जो आपका न्यूट्रॉन है जो एटम के अंदर होता है, वो नहीं। हालांकि न्यूट्रोनोज भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, और इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते,
प्रोटॉन को नहीं कर सकते, उसी प्रकार से न्यूट्रिनोज को भी हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए तो हम इससे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन ये एटम के अंदर नहीं होता है, ये स्पेस में मौजूद है। ठीक है, ये स्पेस में मौजूद है और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। हालांकि न्यूट्रॉन्स की तरह इसका भी कोई चार्ज नहीं होता है और ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती हैं, तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे ब्लैक होल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से इसका भी पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरेक्ट ही नहीं करती। कोई चीज़ अगर इंटरेक्ट कर ही नहीं रही तो आपको पता कैसे चलेगा वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसीलिए ये बात आपको ध्यान देना है। और हालांकि इट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड वीक फोर्स, तो ग्रेविटी और वीक फोर्स से ये प्रभावित होता है। तो न्यूट्रिनोज के बारे में हमने कुछ बेसिक डिटेल्स कवर किए हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ शॉर्ट कंसेप्ट पर, जिसको आपको बस याद रखना है। एक लाइन में मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है। जैसे आप देखो जूसी मिशन, तो अगर क्वेश्चन आता है जूस मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको ध्यान रखना है जुपिटर का जो मून है उसके रिसर्च के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और किसने इसे लॉन्च किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, और दो तीन स्पेस एजेंसी के और मिशन है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे गैलीलियो। तो गैलीलियो जो है वो भी जुपिटर का मिशन था और नासा ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, डेट आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। उसके बाद आपका जूनो मिशन है, तो ये नासा का ही जूनो मिशन है। और एक है आपका यूरोपा क्लिपर मिशन जो कि नासा का ही मिशन है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नाम है यूरोपा तो इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो ये नासा का ही मिशन है और ये 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस टाइप से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप हमें बताओ कि जुपिटर वो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स हैं या फिर जोवियन प्लैनेट्स हैं? जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, दोनों में आप डिफरेंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि जुपिटर के कुछ मून्स के नाम हैं, तो उस मून का नाम क्या है? ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा रिकॉलिंग करने में आसानी होगी। हालांकि मैंने आपसे पूछा है लेकिन यहाँ पर खुद आंसर दिया गया है। हालांकि ये आपको ज़रूर बताना है टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। और अगर हम बात करें जुपिटर की, तो फिफ्थ फ्रॉम द सन एंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। जोवियन प्लैनेट्स के नाम जरूर दिए गए हैं लेकिन आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एस्ट्रॉइड। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस में ट्रेवल करना पड़ेगा। बैठे बैठे आपको भी ट्रेवल करना है, हमें भी ट्रेवल करना है। लेट्स से कि हम स्पेस में गए, ठीक है, अर्थ से बाहर गए, तो आपको क्या दिखेगा? अर्थ दिखेगा। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस टाइप से आपको दिखेगा और यहाँ बड़ा सा सन दिखेगा। और सब जो है सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही, मतलब रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रॉइड्स है ना, ये सब जो है वो एक प्रकार से आप समझो कि टूटे फूटे फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स हैं। प्लैनेट जब बन रहा था तो ये जो मटेरियल्स थे वो फ्रेगमेंटेड हो गए थे और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, सन के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये भी सन का चक्कर लगा रही हैं। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि ये जो आपका एस्ट्रॉइड्स है ये मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है। यानी कि मार्स का एक ऑर्बिट प्लेन हो गया और ये जुपिटर का ऑर्बिट प्लेन हो गया, तो इसके बीच में आपको ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि ये एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, इतने स्पीड से आ रहा है। तो बेसिकली वही है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स निकल जाती हैं कभी कभी और फिर ये अर्थ की तरफ आ सकती हैं या फिर किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ जा सकती हैं। तो ये बेसिक है आपका एस्ट्रॉइड्स का। अब एस्ट्रॉइड्स में कुछ कुछ डिफरेंट नेम्स हैं
उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, लेकिन उससे पहले जो करंट अफेयर्स की न्यूज है उसको देखते हैं। तो बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड बेनू, ठीक है। उस पर नासा ने एक सैंपल रिटर्न मिशन भेजा था। सैंपल रिटर्न मिशन मतलब वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट जाएंगी, कुछ वहाँ के सॉइल से सैंपल कलेक्ट करेंगी, फिर वो वापस अर्थ पर लौट आ जाएंगी। तो उसी मिशन का नाम दिया गया है ओसिरिक्स रेक्स मिशन, ठीक है। तो दीज आर सैंपल रिटर्न मिशन बाय नासा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली अर्थ पर ले आया गया है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा मिशन फिर नासा लॉन्च करने वाला है, और इस बार जो एस्ट्रॉयड होगा वो होगा आपका एस्ट्रॉयड एपोफिस, ठीक है। तो नाम क्या हो गया आपका, ओसिरिस एपेक्स। एपेक्स मतलब हो गया एपोफिस एक्सप्लोरर। तो ये भी आपका सिंपल रिटर्न मिशन होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओसिरिस रेक्स मिशन या फिर ओसिरिस एपेक्स मिशन, तो बस ये आपको याद रखना है नासा का सिंपल रिटर्न मिशन है फ्रॉम द एस्ट्रॉयड, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे स्पेस एस्ट्रोनॉमी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप डॉक्यूमेंट्री देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। तो लेट्स से ये एस्ट्रॉयड है और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर निकल गया और फिर किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है या अर्थ की तरफ आ रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अभी आया नहीं है, बट हो सकता है वो आ सकता है, तो उसको हम मेट्रोइड कहते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी रॉकी और मेटालिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट, कुछ भी हो सकते हैं, और ये स्पेस में ट्रेवल करते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर ये मेट्रोइड अर्थ की तरफ आने लगे, ठीक है, अर्थ के सरफेस में इंटर करने लगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने लगे, तो मेट्रोइड, तो कैसे याद रखना है, METOR, आर का मतलब है रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। रीचिंग मतलब आ रहा है, अभी सरफेस पर टकराया नहीं है। एक होता है आपका मेट्रोइड, तो टी से याद रखना टच, जब वो सक्सेसफुली अर्थ से टकरा गया, अर्थ के सरफेस पर आ गया, जैसे लोनार लेक जो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड ने सरफेस पर टक्कर मारी थी जिसके कारण गड्ढा बन गया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो मेट्रोइड, टी मतलब टचिंग, और एस्ट्रॉइड मतलब हमने बता दिया मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट घूमते रहते हैं एस्ट्रॉइड्स। और फिर मेट्योर के बारे में हमने बता दिया। कॉमेट क्या है, तो कॉमेट क्या है कि जो आपके आईसी बॉडी का मतलब ये हो कि ये जैसे ये हो गया, ठीक है, ये बॉडी है। और इस पर क्या है कि चूंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा कूल वेदर होता है, तो जो वाटर है वो आइसी फॉर्म में होते हैं। तो जब ये सन की तरफ जाएंगे, सन के नज़दीक जाएंगे, तो वाटर जो है वेपोराइज होने लगता है, कि एक प्रकार से इस प्रकार का जो टेल है वो रिलीज होने लग जाता है। तो ये हो गया आपका कॉमेट, ठीक है। मेट्रोइड हमने बता दिया। तो इतनी डिटेल से हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्स दें। क्या आपको क्लैरिटी आ रही है कंसेप्ट का, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंस एंड टेक के सीरीज में करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आए आप बना दोगे, ठीक है। तो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट हमने आपको बता दिया। अब एक काम आप देखो कि जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स है वो क्या होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो इतना कवर करने के बाद आपका एक बड़ा सा सेक्शन कवर हो गया है। स्पेस डेब्रिस के बारे में हमने आपको बता दिया था। स्पेस डेब्रिस क्या होता है कि जैसे जो वेरियस स्पेस एजेंसी है वो बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करती है स्पेस में, या फिर जो भी आपके एस्ट्रॉइड्स है या फिर लेट से प्लैनेट्स के टूटे फूटे मटेरियल्स हैं, डस्ट हैं, वो सब आपका स्पेस डेब्रिस कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल स्पेस डेब्रिस, तो ह्यूमंस ने वो आर्टिफिशियल स्पेस डेब्रिस क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स, क्योंकि सब सैटेलाइट्स फंक्शन करना बंद कर देती है, या फिर बीच में ही ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो डेब्रिस ही क्रिएट करता है। तो इस डेब्रिस का एक बड़ा इफेक्ट हो सकता है, एक सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम को समझते हैं, जैसे एक रोड है और इस पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट्स से कि सडनली एक गाड़ी ने ब्रेक मारी या खराब हो गया, तो उसके पीछे वाला जो गाड़ी है उसको टक्कर मारेगा, उसके पीछे वाला उसको टक्कर मारेगा, तो एक प्रकार से सीरीज ऑफ चांस इवेंट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं स्पेस में, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो टहल रहे हैं, ठीक है।
तो लेट्स से कि कोई सैटेलाइट खराब हो गई या डैमेज हो गई, एक सैटेलाइट जो है दूसरे सैटेलाइट को टक्कर मार दिया, तो फिर क्या होगा कि सीरीज ऑफ अटैक होगा, दूसरा तीसरे को मार देगा, तीसरा चौथे को मार देगा। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इसी को हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉलिजन होता है वो स्पेस डेब्रिस क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके कारण और दूसरे सैटेलाइट में भी, फंक्शन सैटेलाइट में भी कॉलिजन हो सकती है, इसी को हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम चलते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है गोल्डीलॉक्स जोन। तो जब हम गोल्डीलॉक्स जोन की बात करते हैं तो आप समझो कि अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करता है। अब क्या है गोल्डीलॉक्स जोन? तो बेसिकली एक स्पेस में आप लोकेशन मान लो जहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज़ एन एरिया इन द स्पेस जहाँ पर नाइदर टू हॉट है नाइदर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो एक प्रकार से ऐसे सिनेरियो में हैबिटेबल जोन बन जाता है। तो ये अगर कोई भी प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में लोकेटेड है तो इसका मतलब चांसेस है कि वहाँ पर लाइफ पनप सकती है, जैसे अर्थ में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हो सकता है दूसरे सोलर सिस्टम में या दूसरे गैलेक्सी में, या फिर जो आपका दूसरा एक्सो प्लैनेट होगा वहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन जैसी स्थिति हो सकती है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम बोले तो आपका ये हैबिटेबल जोन है, और यहाँ पर आपका लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, और अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्डीलॉक्स जोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सोप्लैनेट। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोप्लैनेट इज ए प्लैनेट बट इट डज नॉट लाई इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में तो 8 प्लैनेट ही है। तो हो सकता है कोई दूसरा सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट हमें देखने को मिलेंगे उसको हम एक्सो प्लैनेट कहेंगे। वहाँ पर लाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर कोई एक्सो प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में अगर हमें पता लग जाता है तो देयर इज ए चांसेस कि वहाँ पर लाइफ हो सकती है। ठीक है, तो एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया जिसका नाम है TOI 4603b, या फिर HT 245134b। तो बस इतना ही नाम याद रखना। और लेट्स से कोई एक्सोप्लैनेट है जो हैबिटेबल हो सकता है तो उसको हम हाइशियन वर्ल्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना है, ये कीवर्ड याद रखना है, हाइशियन वर्ल्ड इज रिलेटेड टू हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट। हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। फिर आता है फास्ट रेडियो बस्ट या फिर गामा रे बस्ट। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो गामा रे बस्ट पर आ सकते हैं। तो गामा रे बस्ट क्या है? एक प्रकार से इनर्जेटिक पार्टिकल्स जो स्पेस में रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ पावरफुल एक्सप्लोजन। पावरफुल एक्सप्लोजन कैसे होता है? हो सकता है आपका बेसिकली दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड कर रहे हो सकता है ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो इन सब सिनेरियो में गामा रे बस्ट रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक लाइन में। और ये कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को भी इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब इतनी डोमिनेंट एक्सप्लोजन होता है तो जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो गामा रेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ पर भी आते हैं, एंड इट मे इम्पैक्ट द ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर अगर डिग्रेड होता है तो उसके कारण क्या होता है आप हमें बताओ। ठीक है, और ओजोन लेयर के लिए एक प्रोटोकॉल भी है, वो प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ठीक है, कुछ क्लोरोफ्लोरो मतलब कुछ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस के आप नाम हमें बता सकते हो, तो यहाँ से आपका जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो भी कवर होगा। तो गामा रे बस्ट हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम क्वासीमून, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जीरो शैडो डे क्या होता है? चलो एक कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। जीरो शैडो डे का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि सरफेस पर आप खड़े हो, ठीक है, तो सरफेस पर आप खड़े हो, सन आपका इस साइड है, ये सन है आपका, तो जब लाइट आएगी तो आपका जो शैडो है किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। ठीक है? उसी प्रकार से लेट्स से कि सन इधर या कोई लाइट इधर है तो आपका शैडो इस साइड।
लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड या ओवर द ऑब्जेक्ट दैट वी आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति होती है कि प्लेन के परपेंडिकुलर में या ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर में आपका सन या फिर कोई लाइट रे होता है, तो फिर कोई परछाई नहीं बनेगी, इसलिए नाम पड़ता है जीरो शैडो डे। जब वो एंगल में होगा तब परछाई बनेगी, एंगल नहीं होगा तो परछाई नहीं बनेगी। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, और एक कंसेप्ट ये है आपका ब्लेजर का। तो ब्लेजर आपको ध्यान रखना है बस, इट इज़ अ टाइप ऑफ गैलेक्सी। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? बिकॉज ऑफ द ब्लैक होल। तो आप समझो कि ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी में आपका बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर ब्लैक होल भी हो सकता है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में आपका जो सैग्रितस सी ब्लैक होल का नाम हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप याद करो। उसी प्रकार से लेट्स से कि कोई गैलेक्सी है, उसके बीच में आपका मिल्की मतलब उसके बीच में आपका ब्लैक होल है। तो इस प्रकार की जो गैलेक्सी है उसको हम ब्लेजर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल से शब्दों में ब्लेजर इज ए टाइप ऑफ गैलेक्सी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज पर। एक ये है आपको कि प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ स्टेट क्या हो गया आपका? प्लाज्मा। ठीक है, बस इसके ज़्यादा आपको नहीं जाना है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है, फ्लैमिंगो नहीं पढ़ना है, बैटल क्विज ये आपका करंट अफेयर्स का न्यूज हो जाता है, तो इसको आप देख सकते हो। तो बैटल क्विज एक लाइन में याद रखना है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ठीक है, सेवंथ ब्राइटेस्ट स्टार। सिंपल से आपको याद रखना है कि बैटल क्विज क्या है? स्टार है। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी ब्राइट। अब स्टार क्यों ब्राइट दिखते हैं, उसका कारण आप हमें बताओ। आपको क्यों स्टार चमकता हुआ दिखता है, क्यों इतना ज़्यादा लाइट रहती है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा लेक्चर सीरीज पसंद आया है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कंसेप्ट क्लैरिटी में, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें डेफिनेटली। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप शेयर जितना से ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार का इनिशिएटिव लाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार स्पेशल भी कवर करवाया जाएगा, उसके साथ साथ आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे ये भी कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो 30 to 40% परेशानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती हैं, उसको हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर सीरीज में वो जो कुछ स्पेस के टॉपिक्स बचे हैं उसको भी हम कवर करवा देंगे विदाउट एनी डाउट। बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और जल्दी से आपको विश्वास करते रहना है, अपना माइंड मेकअप कर लेना है कि यस दिस ईयर आई विल बी गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, इस बार आपका होना पक्का है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।